हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाइए। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स दिखाए गए हैं और उसका जो मैनेजमेंट दिखाया गया है वो करेंगे। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसका प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम और प्रबंधन। ये आप देखिए, शायद ये 12th क्लास की एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से लिया है हमने ये। और इसमें हम ये सभी पढ़ेंगे जो है ये बाढ़, सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब क्या होता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के 27 पेज हैं। अगर ये ज़्यादा लेंदी वीडियो बनी तो हम इसको आधा करेंगे, आधा फिर हम इसको कल करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 12th क्लास का 7th लेसन है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। जहाँ कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होगी, जो सिर्फ पढ़ने से ही समझ आएगा, वहाँ हम फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीर टेलीविज़न पर देखे होंगे। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे कि आंधी, कर्कापात और जैसे कि टोर्नेडो, और इतना व्यापक भी हो सकता है, जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं और अच्छे होते हैं, जैसे कि ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना, और जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित होते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और युद्ध। अपेक्षित और अनपेक्षित क्या है। अपेक्षित मतलब जो कि मनुष्य की इच्छा के अकॉर्डिंग हो, जो उसको अच्छा लगे, जो उसके लिए लाभकारी हो, जैसे कि ऋतुओं में परिवर्तन, वही सर्दी गर्मी मौसम आते हैं, फसलों का पकना, फलों का पकना। ठीक है, और अनापेक्षित क्या होते हैं, जिसे वो चाहता नहीं हो, जो उसकी इच्छा के खिलाफ होते हैं, जिनसे उसको किसी तरह की जान माल की या धन की नुकसान होता हो, जैसे कि भूकंप, बाढ़, युद्ध। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और क्यों दूसरे बुरे। उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे तथा दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं, जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्य आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहता है। अब हम पढ़ेंगे आपदा क्या है। ठीक है, जो डिजास्टर है वो क्या है। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है, ठीक है, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती। क्योंकि जो ये घटनाएं होती हैं मानव के नियंत्रण में नहीं होती, ये नेचुरल होती हैं। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो आपदा क्या है। आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना है जो कि जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में
नहीं होती और यह थोड़े ही समय में बिना चेतावनी के घटित होती हैं और जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप रुक जाते हैं और उनको बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ठीक है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है। मानव को इन अबोध एवं असहाय शिकार परंतु मतलब क्या है कि जो ये आपदाएं हैं इनको प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जा रहा है और मानव को इन जो अबोध और असहाय हैं मतलब जिनका मनुष्य को पता ही नहीं चलता कब आ जाती है और जिसमें मनुष्य असहाय होकर उनका शिकार बन जाता है, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। क्या कहा कि परंतु प्राकृतिक आपदाओं का जो मतलब क्या है परंतु प्राकृतिक बल ही प्राकृतिक आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है, यानी कि जो आपदाएं हैं वो मानव क्रियाकलापों के कारण भी होती हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए ही उत्तरदायी, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, वो क्या थी? वो नेचुरल डिजास्टर नहीं था, वो लोगों के द्वारा की गई गलतियों का परिणाम था जिससे जो भयंकर आपदा हुई थी। ठीक है। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को क्या बोल रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण है। यानी कि ये जो सभी आपदाएं हैं इनमें मनुष्य इन्वॉल्व होता है, मनुष्य के द्वारा की गई हरकतों से ये आपदाएं आती हैं। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि वनों को काटने की वजह से भूसंकलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। वनों को काटना भूसंकलन और बाढ़ को बढ़ावा देता है। भंगुर जमीन पर कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनसे बचाव के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो। कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना कब की गई? 1993 में। ठीक है। कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना कब की गई? 1993 में। कहाँ की गई? रियो डी जेनेरो। ठीक है। ब्राज़ील भूशिखर सम्मेलन में। और मई 1994 में याकोहामा, जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न सत्रों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल या अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, जैसे कि महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, अथवा रेगिस्तानों या हिमाच्छादित क्या है? जो मतलब हिमालय से ढकी हुई क्षेत्रों में विश्व जलवायु दशाएं आदि।
प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। कौन सी घटित होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि प्राकृतिक संकट की अपेक्षा प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती, ज़्यादा तेजी से घटती हैं तथा बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं। कौन? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो। तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर लोगों का नियंत्रण न के बराबर होता है। सामान्य प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत जो जनरलाइज्ड है अनुभव होते हैं, और दो आपदाएं न तो समान होती हैं और न ही उनमें आपस में तुलना की जा सके, क्योंकि जो भी मतलब प्राकृतिक आपदा है वो अलग अलग होती है, उनमें डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। तो प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता तथा बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए गए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदा में संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे, कि यानी वहीं पर भी जो प्राकृतिक संकट आते थे वहीं पर प्राकृतिक आपदाएं भी होती थी, मतलब पॉसिबिलिटी हो जाती थी उनकी वहाँ पर। अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। किसने? तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता ज़्यादा है जो उसकी वो कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों और चक्रवातों पर भंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया है, यानी कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे दिया है। ठीक है। इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, जो पिछले 60 वर्षों से 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम को दर्शाता है। यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्यतः असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था। कब उठाया गया था? 1989 में संयुक्त राष्ट्र असेंबली में, सामान्य असेंबली में। और मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस ने इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई थी। तो इसे जो ये प्राकृतिक आपदा है इसका जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसकी जो समस्याएं हैं उनको कब कब उठाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सामान्य असेंबली में 1989 में, और 1994 में जापान के याकोहामा में जो ये आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस ने इसे औपचारिकता प्रदान की गई। और बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। बाद में इसको क्या कहा गया? याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर के लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न सतहों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ये आप एक बार 7.1 की जो 1948 से अब तक की जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ आई हैं वो हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जैसे कि 1948 में सोवियत संघ में, जो कि अब रूस है, वहाँ पे भूकंप आया था, इतने लोग मरे थे। ठीक है। 1949 में चीन में बाढ़ आई। 1954 में
चीन में फिर से बाढ़ आई। 1965 में पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए वहाँ पर। 1968 में ईरान में भूकंप आया। 1970 में पेरू में भूकंप आया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर भारत में 1971 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में कब आए? 1971 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 1976 में चीन में फिर से भूकंप। 1990 में ईरान में भूकंप। 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत इत्यादि कई देशों में क्या आया था? सुनामी आई थी। कब आई थी? 2004 में। 2005 में पाकिस्तान और भारत में भूकंप आया। 2011 जापान की सुनामी, ठीक है। और ये सभी यहाँ पे दी गई है कि कितने आदमी मरे, ये सारे दिए गए हैं। सभी के यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, ये देश दिए गए हैं, कौन से स्थान दिए गए हैं, ये कौन सी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई, और यहाँ पर ये दिया गया कि कौन सी आपदा में कितने लोगों की जान माल की हानि हुई, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा न्यूज़ रिपोर्ट भारत सरकार, नई दिल्ली। अच्छा, ये और रहते हैं क्या? नहीं। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण है ये 7.2 की इसमें जो सारणी है ये 7.2, इसमें क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण है। अब प्राकृतिक आपदाओं को बांटा गया है कौन से जैसे कौन सी है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। यहाँ से सीटी में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे भी कर सकता है जैसे कि मान लो कि 3 दे दी और चौथी अलग उसकी दे दी, 3 वायुमंडलीय दे दी और चौथी जलीय दे दी, तो उनसे पूछ सकता है कि कौन सी से भिन्न है। ऐसे जैसे कि रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन बना देते हैं, वैसे ही पूछ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम अब देखते हैं। अब देखिए वायुमंडली में कौन सी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है? अब बर्फानी तूफान वायुमंडल में आएगा। तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा और कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं वायुमंडलीय में, ठीक है। अब भूमि पे कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ये सब वायुमंडल में आती हैं, ठीक है। अब भूमि पे कौन सी आती है? जो भौमिक है, भाई भूकंप आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, भूसंकलन, हिमगाव, अवतलन, मृदा अपरदन, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इसमें हो गया। अब जल में कौन सी आ जाएंगी? बाढ़ कहाँ आएगी? जल में आएगी। ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी, सुनामी, ये सब क्या है? जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं हैं। और अब कुछ जैविक भी होती हैं, जैसे कि पौधे, जानवरों, उपनिवेशक के रूप में, जैसे कि जो टिड्डियाँ इत्यादि हैं, कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि, ये भी महामारी का रूप ले लेते हैं, ठीक है, और एक प्राकृतिक आपदा पैदा करते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। तो इसको भी देखेंगे हम एक बार। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, ठीक है, विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई थी ये, ठीक है, विश्व कॉन्फ्रेंस थी। और इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है और समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद्य हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं जो साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं। किसको जो ये आपदाएं किसको करेंगी? जो देश गरीब हैं और जो समुदाय साधनहीन हैं उनको अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक या उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों और आग्रतापूर्वक ध्यान देगा।
ठीक है। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, निवारण तथा तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा। और इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदाय को संगठित किया जाना चाहिए। यह उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा, जैसे कि मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण और प्रकीर्णन तथा उपयोग और संसाधनों का संग्रहण करना। 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। कौन से ईयर को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया? 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। देखिए, इससे आपके जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है यही MCQs में आएंगे, तो इसीलिए मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रही हूँ जो कि ज़्यादा मेन लगता है। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक आपदाओं से दक्षताओं से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि हमने सारणी जो 7.2 थी उसमें देखा था। भारत उन देशों में है जहां सारणी 7.2 में दी गई प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। अब भारत में भी तो वो क्या था, भूकंप आया था, सुनामी में भी था भारत का नाम, है ना। सुनामी में नहीं, हाँ सुनामी में था, ये 2004 की सुनामी में। और ये आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए थे भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ना। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माल का भी नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे जो नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया। अब जो भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है भारत को, और किस लिए जाना जाता है? भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेश, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया गया है। क्या बोलते हैं इसको? जो वल्नरेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि भूकंप। अब भूकंप क्या है? भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भी अपूर्व सूचनीय है, कोई सूचना देके नहीं आता, और सबसे ज़्यादा विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, रॉस इससे क्या बनाया भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या बनाई ये मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो कि 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। कि जो पीछे का जो लेसन है उसमें आपने भूकंपों के बारे में पढ़ा है, ऐसा कुछ कहा गया इसमें। और भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है भूकंपों की उत्पत्ति? विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। किससे पैदा होता है भूकंप? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, ठीक है, जमीन की अवतलन, यानी कि अवतलन क्या है? जमीन के धंसने की, विशेषकर जो खदानों वाले क्षेत्र हैं उनमें, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि
से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसे कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले ही वर्णन किया जा चुका कि जो इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। भी किससे बोला है इसने, मतलब बेशक पीछे के लेसन में पढ़ा गया, लेकिन इसने क्या बोला, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, जिसके कारण ये ऊर्जा का संग्रहण होता है। फिर इनके जो प्लेटों के लॉक टूट जाते हैं तो एकाएक जो ऊर्जा के मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है और इस भूकंप से जो प्रभावित होते हैं वो कौन है, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन, ये देख लो भूकंप से क्या हालत हो रखी है इस घर की, कैसे सारा टूट फूट गया है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। यानी कि जो 1200 भूकंप आए उनका गहन विश्लेषण किया और भारत को ये जो 5 हैं जोन इनमें बांट दिया, भूकंपीय क्षेत्रों में बांट दिया। कौन से कि अति अधिक स्थिति जोखिम क्षेत्र, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अति भी और अधिक भी, जो स्थिति जोखिम है वहाँ पे, जोखिम क्षेत्र वहाँ पे, फिर अधिक स्थिति जोखिम क्षेत्र, फिर मध्यम स्थिति वाले जोखिम क्षेत्र है जो, फिर निम्न वाले, फिर अति निम्न वाले। ठीक है, तो इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। जैसा कि अपने जो मानचित्र 7.2 में जो दिखाया गया था, भूकंप संवेदक क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत कौन से हैं, उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया, बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ लगता है ये अरेरिया, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ जो गुजरात में है शामिल हैं। ये सबसे पहले वाले जो 2 क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा माँ यहाँ पे होता है। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो होती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे होता है। अति अधिक क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है ये। कौन कौन सा, फिर देख लीजिए, उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेरिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी, कच्छ। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। यानी कि ये फिर उससे कम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग और उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, पंजाब उत्तरी और हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक जोखिम क्षेत्र में आते हैं और देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। किसी जो भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है, जहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं। बाकी जो ये थे भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या है वो देखेंगे। भूकंप के साथ भय जुड़ा है, भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचों, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील
क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये, ठीक है। जो अति अधिक जोखिम है वो ये डार्क वाले हिस्से दिखाए गए हैं। जो ये बिल्कुल अब सरकेगा नहीं, जो बिल्कुल जैसे ये जो बिल्कुल डार्क वाले हिस्से हैं ये इन पार्टों में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि ये भी ऊपर भी यहाँ भी दिखाया गया है, ये सब ये दिखाए गए हैं ना, ये जितने भी यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, भूकंप से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। ऐसे ही फिर ये अधिक जोखिम क्षेत्र वाले दिखाए गए हैं। और नीचे जो ये डॉटेड एरिया है ये अति निम्न में आता है, और जो ये लाइनिंग डॉटेड एरिया है ये निम्न क्षति वाला आता है, और जो सबसे लाइट में आता है वो मध्यम वाला आता है, ठीक है। 3 शेप कलर्स में दिखाई गई है, डार्क लाइट में। अब भूकंप के प्रभाव दिखाए गए हैं। भूतल पर क्या है, भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव तालिका 7-3 में दिए गए हैं। ये 7-3 की हमारी तालिका है, ठीक है। अब भूतल पर जब भूकंप आता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं भाई, दरारें, बस्तियाँ, भू संकलन, ध्रुवीकरण, भू दबाव, संभावित संक्रीकरण और प्रतिक्रिया, ये चीज़ें दिखती हैं। कहाँ पर, भूतल पर। अब मानवकृत ढांचों पर क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी, खिसक जाएगा, कोई उलट जाएगा, कोई सिकुड़ जाएगा, कोई निपात हो जाएगा, कोई संभावित श्रृंखला, ये प्रतिक्रिया, ठीक है, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। अब जल पर क्या होगा, भूकंप आएगा जब लहरें तेज हो जाएंगी, जल की गतिशीलता बढ़ जाएगी, दबाव होएगा। और अगर जब सुनामी कब आती है, जब समुद्र में भूकंप आता है तभी तो सुनामी आती है, तो सुनामी आ जाएगी। और संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया चाहिए, तो तीनों में ही दे रखा है। तो ये जो मानव की, जैसे कि मानव ने बिल्डिंग वगैरह बना रखे हैं, जो ढांचे खड़े कर रखे हैं, तो ये उन पर क्या होगा, उनमें या तो दरारें पड़ जाएंगी, या खिसक जाएंगे, उल्ट जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, निपात, ठीक है। और ये जो खाली जो भूतल है, भूतल में क्या आएंगी, ये उनका है, ठीक है। और ये जल पर इफेक्ट पड़ेगा, जो समुद्र है, सागर हैं, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ और गंभीर और दूरगामी पर्यावरण परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की प्रपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगे दरारें डाल देते हैं, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूसंकलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदल देती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती हैं। भूकंप न्यूनीकरण, दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देता है, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता था, इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए, जिससे कि जो निम्नलिखित तरीके हैं जिनके द्वारा हम इसके को कम कर, जैसे कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुँचाई जा सके कि भाई भूकंप आ सकता है, अलर्ट किया जा सके, जिसकी मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सके। सेकंड क्या देखिए कि देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधाता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। थर्ड दिया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। इस क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। फोर्थ दिया गया है अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। अब हमने पढ़ा भूकंप, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। किससे होती है? भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय जल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर
ऊंची तरंगे पैदा हो जाती है, मतलब जो लहरें हैं, तरंगे वो बहुत तेज तेज उठने लगती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। बंदरगाह लहरें, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। बंदरगाह लहरें भी सुनामी को कहा जाता है और भूकंपीय समुद्र लहरें भी सुनामी को ही कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है, गहरे समुद्र में कम और उथले समुद्र में ज़्यादा। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती हैं और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ठीक है, सुनामी कहाँ महसूस नहीं होती? सागर के जो आंतरिक हिस्से होते हैं, आंतरिक जो भाग है, उसमें समुद्र के आंतरिक भाग में सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक हो जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है, जिससे वो कम महसूस होती हैं। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विरुद्ध जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती है और चली जाती है। समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। लंबाई कम होती जाती है तरंग की और ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। मतलब उथले समुद्रों में जो लहरें हैं, जो तरंग है, उनकी ऊंचाई 15 मीटर कितना ज़्यादा हो जाता है, इससे भी अधिक हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस हो जाता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिनमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। और तट के पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचे, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान करती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 1 में दिए गए जो बांदा, इंडोनेशिया के चित्र से लगाया जा सकता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है, बड़ा है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदाओं से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सतर्क के प्रयास आवश्यक हैं, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। कब किया भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला? 26 दिसंबर 2004 को, जब ये भारत में आया, ये सुनामी आई थी जो, ठीक है, उसके बाद ही किया होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हमने भूकंप पढ़ा, सुनामी पढ़ा, अब क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात? 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर होती है। कितनी क्या होती है इसकी ऊंचाई? 12 से 14 किलोमीटर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से जल प्राप्त वाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी हुई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो उनके मत एक समान नहीं है, मत में भेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना प्रारंभ है। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण एवं आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। ठीक है, सेकंड क्या है? तीव्र कोरियोलिस बल में
जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ से चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। थर्ड क्या दिया गया, सौर मंडल में अस्थिरता, जिस स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो जाते हैं। फोर्थ क्या दिया है कि मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करती है। कई वर्ड एनसीईआरटी में ऐसे दे रखे हैं जिनको बोलने में भी मतलब उठपटांग से हो जाते हैं, बोलने में बोला कुछ जाता है निकल कुछ जाता है मुँह से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो वायु का प्रेशर वो बहुत अधिक होता है और चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है। कैसा होता है, चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे तूफान की आंख किसे कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय ये जो चक्रवात है इसी को कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः समताप रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार पर 100 किलोमीटर यानी कि प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होती है। 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है और कई बार यह है 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। केंद्र के पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण, भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। अच्छा, भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण, भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कब आते हैं, ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में चक्रवात सबसे ज़्यादा कब आते हैं, तो कहाँ आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है वो 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या हैं, यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, मतलब जो गर्म जो वायु है वो है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर से दूर होता है तो उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। कहाँ चक्रवात, किस जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें चक्रवात कितनी तेज़ी से आते हैं, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मुहौर्मी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है। क्या कि जो जब समुद्र तल तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल जो असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है तो उसको ही तूफान मुहौर्मी कहा जाता है। समुद्र तल में मुहौर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदा प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। इसी समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां खेत पानी में डूब जाते हैं और फसलों में कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का विनाश हो जाता है। फसलों का और मानवकृत कई प्रकार के ढांचों का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा बाढ़।
आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल और बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी आ जाए, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, भी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए, ठीक है, ज़मीन की जो अंतः संपदन है दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि। यानी कि ये सब बाढ़ के कारण बताए गए हैं कि इन सब से भी बाढ़ आ सकती है। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र नदी का ये हाल होता है, मतलब ऐसी तेज वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र दिखाया गया है इस मैप में, तथा काफ़ी तबाही वाली होती है। परंतु दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों में, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। कहाँ चीन, भारत और बांग्लादेश। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और मानवीय क्रियाकलाप, धुआं, धुंध, वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अफवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना और नदी तल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कितनी भूमि को? 4 करोड़ हेक्टेयर। किसने किया है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। कौन से सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र? असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता और मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अफवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में भी बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। बाढ़ का जो परिणाम और जो नियंत्रण है वो देखेंगे हम। असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे कि हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी नहीं है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर इसके कुछ लाभ भी हैं, मतलब जो बाढ़ आती है उसके कुछ लाभ भी हैं, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली, असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, कहाँ ये? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है मजोली जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा है? मजोली। हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्रा। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों में बांध बनाना, वनीकरण करना और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, बाढ़ के मैदान में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूखा। अब हमारे 13 पेज हो जाएंगे, हम ये करेंगे। 12 चल रहा है ये हमारा। आज की क्लास में हम ये
सूखा वाला पार्ट ही करेंगे बस, और नेक्स्ट हम कल करेंगे। सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशय तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। अब इसकी डेफिनेशन देखिए और देखेंगे। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विभाग संबंधित तथा अन्य तत्व जैसे कि वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण में भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधि और पारिस्थितिक शामिल हैं। ये जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं ये सारे। सूखे के प्रकार। अब मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक या स्थानिक जो वितरण भी असंतुलित होता है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलन होता है। कृषि सूखा, इसमें भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। कृषि सूखा को भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है और मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। ठीक है। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति जब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का जो स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है तो वो जल विज्ञान संबंधी सूखा हो जाता है। पारिस्थितिक सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है। पारिस्थितिक सूखा क्या है? जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है तो यह स्थितिग्रस्त हो जाता है और पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। ये सूखा है, देखो क्या बंजर बना हुआ है सब कुछ। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुछ भौगोलिक क्षेत्रों का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। भौगोलिक क्षेत्र का 19%, जनसंख्या का 12% और देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग में सूखे से लोग जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में कुछ व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार बार पड़ते हैं, जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कि सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है। ठीक है, 7.8 मानचित्र दिखाया गया है, उसमें दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। राजस्थान में ज़्यादातर भाग और विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहाँ 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 मिलीलीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे। ये तो थे क्या अत्यधिक सूखा प्रभावित। अब अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन से है वो देखेंगे हम। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, राजस्थान महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। फिर आएगा मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित। अब सूखे के परिणाम क्या हैं? पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। ठीक है, बोझ अनाज कम है तो अकाल और चारा कम है तो तृण अकाल कहा जाता है उसको। ठीक है, चारे की जो कमी होती है तो तृण अकाल का। जल आपूर्ति की कमी
जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएं तो त्रिअकाल कहलाती है। त्रिअकाल में क्या क्या आया? अन्न की कमी, चारा की कमी, जल की कमी, तो ये त्रिअकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास और पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे कि जो आंत्रशोथ है, हैजा है, हेपेटाइटिस हो जाते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण करना, नदियों जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान और भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संलयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूखे का प्रभाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आस पड़ोस में छत से वर्षा जल संलयन करने के तरीके समझे तथा इससे ज़्यादा भूसंकलन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि शक्कर डाल से नीचे गिरता सामान्य अच्छा भूसंकलन का ही है, तो भूसंकलन हम कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भूसंकलन और आपदा प्रबंधन हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। जो आपने आज ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि सुनामी पड़ा है, बाढ़ पड़ा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पड़ा है, भूकंप पड़ा है, सूखा पड़ा है, ठीक है, तो ये आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसके जो पेज बचे हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।